यस क्लास। आज हम जहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था उससे आगे का टॉपिक देखेंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले अंश दो प्रकार के थे, समता और अधिमान अंश, है ना। और समता और अधिमान अंश का डिफरेंस और ये सब हमने पढ़ा। अब उसके बाद आज का हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये आज का पहला टॉपिक है हमारा अंश पूंजी के प्रकार, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी के प्रकार। तो अंश पूंजी मतलब शेयर, और कैपिटल तो शेयर कैपिटल को कितने भागों में बांटा गया है। तो किसी भी कंपनी की अंश पूंजी को 6 भागों में बांटा गया है। अधिनियम की सूची 3 के अनुसार एक कंपनी की पूंजी को 6 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इन 6 भागों की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, इनके नाम भी आ जाते हैं। बट ये जो लास्ट वाला टाइप है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, ये जो सबसे लास्ट में है। तो इसको तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है, बाकी सब तुम्हें समझा देंगे अभी। ओके। अब सबसे पहले आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या है? किसी भी कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा, किसी भी कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा जो पार्षद सीमा नियमों में क्या की गई है, वर्णित की गई है, उसे क्या बोलते हैं? अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल बोल देते हैं। ये सब समझने और सुनने के मामले हैं ये सारे। ये न्यूमेरिकल में हमारे कोई काम नहीं आने वाले। जब हम सवाल करेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं आती। ये केवल बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने में काम आती है, लिखने होते हैं इनके टाइटल्स, तो बैलेंस शीट का काम है। बाकी इनके मीन पता रहनी चाहिए तुम्हें। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या है? किसी भी कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा है जिसे कंपनी अपने जीवन काल में क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। और यदि कोई कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे पार्षद सीमा नियमों में एक पूंजी वाक्य है, कैपिटल क्लोज आता है एक। तो उस कैपिटल क्लोज में पहले क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और उस कैपिटल क्लोज में चेंज करने के बाद आप अपनी पूंजी में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा जिसे कंपनी अपने जीवन काल में जारी करेगी। और यदि इसमें परिवर्तन करना है तो पहले पूंजी वाक्य में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद आती है इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का एक भाग, अधिकृत पूंजी का एक भाग जो हम जनता को प्रस्तुत करते हैं विक्रय के लिए, उसे क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल बोलते हैं। इशू का मतलब हमने इतनी कैपिटल, इतने रुपए के शेयर जनता के सामने क्या किए हैं? बेचने के लिए प्रस्तुत किए हैं। तो आपकी अधिकृत पूंजी का ही एक भाग जनता के सामने क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। किस लिए? बेचने के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं? निर्गमित पूंजी बोलते हैं। निर्गमन करना मतलब जनता के सामने प्रस्तुत करना कि हमें अपनी कंपनी की इतनी शेयर कैपिटल क्या करनी है? बेचनी है। उसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी। अब आपकी निर्गमित पूंजी का ही एक भाग क्या बन जाती है? प्रार्थित पूंजी बन जाती है, या पूरी की पूरी निर्गमित पूंजी ही प्रार्थित पूंजी बन जाती है। प्रार्थित मतलब प्रार्थना करना। प्रार्थना कौन करेगा? जनता प्रार्थना करेगी कि आपने जो निर्गमित पूंजी जारी की थी उसका इतना हिस्सा हम क्या करते हैं? खरीदना चाहते हैं। तो निर्गमित की गई पूंजी का वह भाग, निर्गमित की गई पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता क्या करती है? आवेदन करती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रार्थित पूंजी बोलते हैं। मान लीजिए कंपनी की अधिकृत पूंजी है 10 लाख रुपए। एक कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है? 10 लाख रुपए है। ओके। 10 लाख तो अधिकृत पूंजी। फिर उस 10 लाख में से कंपनी ने 5 लाख की पूंजी क्या कर दी? बाजार में जारी कर दी। अब जनता प्रार्थना कर सकती है पूरे 5 लाख के लिए भी, हो सकता है जनता ने पूरे 5 लाख के लिए प्रार्थना नहीं की हो, केवल 4 लाख के अंशों के लिए क्या किया? जनता ने प्रार्थना की है। तो आपकी निर्गमित की गई पूंजी के पूरे भाग के लिए या उससे कम के लिए या कभी कभी तो उससे ज़्यादा के लिए भी क्या जाते हैं? प्रार्थना पत्र आ जाते हैं। तो जारी की गई पूंजी का वह भाग जिसके लिए, जिसको खरीदने के लिए जनता ने आपसे प्रार्थना की है, उसे क्या बोलते हैं? प्रार्थित पूंजी बोल देते हैं। उसके बाद आती है मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि जनता ने जितनी पूंजी प्रार्थित की है, जितने अंश खरीदने के लिए जनता ने आवेदन लगाए हैं, उसमें से कंपनी उनसे कितना पैसा मांग रही है एक बार में। जैसे मान लीजिए जनता, आपने 10 लाख रुपए के, 10 लाख आपके पास टोटल थे, 10 में से 8 लाख की कैपिटल आपने क्या की? जारी की। 8 में से जनता ने 7 लाख रुपए के शेयर के लिए क्या लगाए हैं? एप्लीकेशन लगाई हैं कि हमें 7 लाख रुपए के शेयर चाहिए। तो इसका मतलब कंपनी लोगों से 7 लाख रुपए तक मांग सकती है।
बट कंपनी एक बार आपसे क्या करती है, 6.5 लाख ही मांगती है, 50,000 क्या मांगेंगे, बाद में मांगेंगे। तो आपके द्वारा प्रार्थित की गई पूंजी का वह भाग जिसके लिए कंपनी आपसे पैसा मांग रही है उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। आपने 7 लाख रुपए के लिए प्रार्थना लगाई, भी 7 लाख रुपए के हमें शेयर चाहिए। कंपनी कहती है देखो भाई 7 लाख के शेयर मिल जाएंगे, बट एक बार आप 6.5 लाख रुपये कंपनी के अकाउंट में क्या करवा दो, जमा करवा दो, 50,000 बाद में मांग लेंगे। उसके बाद आती है पेड अप कैपिटल, कि मांगी गई पूंजी के कितने भाग के लिए जनता ने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। मांगी गई पूंजी के कितने भाग के लिए जनता ने पेमेंट कर दिया है। तो कैसे होगा ये, मान लीजिए आपने तो बोल दिया कि कंपनी ने कि 6.5 लाख रुपये लाओ भाई, मगर हो सकता है किसी एक आदमी के पास रुपये पूरे नहीं हो, तो आपको क्या मिले, 6.5 लाख में से केवल 6,40,000 रुपये मिले हैं। इसका मतलब एक आदमी के या कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसने अभी अभी 10,000 रुपये नहीं दिए हैं। तो मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसके लिए लोगों ने क्या कर दिया है, आपको पेमेंट कर दिया है, वो क्या बन जाती है, आपकी पेड अप कैपिटल बन जाती है, प्रदत्त पूंजी बन जाती गई है। मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता ने क्या किया है, भुगतान कर दिया है, वो क्या है, मांगी गई पूंजी है। अब आती है संचित पूंजी, रिजर्व कैप। ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व कैपिटल है। बहुत से बच्चे इसे एक ही मान लेते हैं कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, नहीं। कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय है और ये संचित पूंजी है। संचित पूंजी का मतलब क्या होता है कि पूंजी का वह भाग जो अभी तक आपसे नहीं मांगा गया है वो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, कि जब भी कंपनी को आवश्यकता होगी तो कंपनी आपसे क्या कर लेगी, बची हुई पूंजी मांग लेगी। जैसे स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे प्रार्थित पूंजी में आपने एप्लीकेशन कितनी लगाई थी, 7 लाख रुपए के अंश के लिए लगाई थी। फिर कंपनी ने क्या बोला कि नहीं, एक बार आप क्या कर दो, 6.5 लाख ही दे दो। तो इसका मतलब 50,000 रुपये कंपनी ने भी मांगे नहीं हैं, वो सुरक्षित रखे हैं, रिजर्व रखे हैं। जिस दिन कंपनी को आवश्यकता होगी कंपनी आपसे बचे हुए 50,000 रुपये भी क्या कर लेगी, मांग लेगी। तो ये इसे संचित पूंजी बोलते हैं। नया मांगी गई पूंजी का वो भाग जो भविष्य के लिए क्या रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, उसे क्या बोला जाता है, संचित पूंजी बोला जाता है। तो ये 6 प्रकार की पूंजी है, एक में से एक निकलती है। निर्गमित पूंजी, पहले आती है अधिकृत पूंजी, पूंजी की अधिकतम सीमा। फिर उसी का एक भाग क्या बन जाता है, निर्गमित पूंजी बन जाता है। फिर निर्गमित पूंजी के ही कुछ हिस्से के लिए जनता क्या करती है, खरीदने की प्रार्थना करती है। फिर प्रार्थित पूंजी के एक भाग के लिए कंपनी लोगों से क्या करती है, पैसा मांगती है। और मांगी गई पूंजी में से पेड अप, लोगों ने कितना पैसा चुका दिया, वो क्या बन जाती है, पेड अप कैपिटल बन जाती है। और पूंजी का वह भाग जो भविष्य के लिए क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसे क्या बोल देते हैं, रिजर्व कैपिटल बोल देते हैं। अब बात आती है बैलेंस शीट में इनको प्रेजेंट करने की, कि ये सारा मामला बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल बैलेंस शीट के योग में कभी शामिल नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। ऑथोराइज कैपिटल को चिट्ठे के योग में कभी शामिल नहीं किया जाता, वो केवल दिखाने के लिए है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। ये केवल दिखाना होता है कि हमारे पास इतने रुपए की ऑथोराइज कैपिटल पड़ी है, चिट्ठे के योग में इसे कभी शामिल नहीं करते। जब भी हम चिट्ठे में ऑथोराइज कैपिटल लिखते हैं तो उसको लिख के अंडरलाइन कर देते हैं। आपने कभी देखा भी होगा कि बैलेंस शीट के अंदर जब ऑथोराइज कैपिटल लिखी होती है तो उसके नीचे लाइन लगी होती है, इसका मतलब ये मैक्सिमम कैपिटल है, ये हमने बता दिया। फिर इशूड कैपिटल बैलेंस शीट में आती है, फिर सब्सक्राइब्ड आती है, कॉल्ड अप आती है, और फाइनली जो पेड अप है ना, ये पेड अप अमाउंट, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल की जो राशि होती है उसे चिट्ठे के योग में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। पेड अप कैपिटल को चिट्ठे के योग में शामिल करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि पेड अप कैपिटल ही चिट्ठे के योग में शामिल की जाएगी। अधिकृत अलग होती है, निर्गमित अलग होती है, प्रार्थित अलग होती है, मांगी गई अलग होती है और प्रदत्त अलग होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जितने हमने इशूड किए उतने ही प्रार्थित हुए, उतने ही मांगे, उतने ही आगे। दैट मीन हमने 5 लाख के शेयर निर्गमित किए, लोगों ने 5 लाख की एप्लीकेशन लगा दी, हमने 5 लाख की मांग लिया, लोगों ने 5 ही दे दिया। इसका मतलब सब कुछ क्या चल रहा है, 5 5 5 5 चल रहा है ना। तो इसका मतलब आपकी निर्गमित, प्रार्थित, मांगी गई, प्रदत्त सब क्या होगी, एक ही हो गई। तो ये पॉसिबल है, ये कुछ मामलों में ऐसा हो जाता है कि एक ही कैपिटल क्या बन जाते हैं, सभी हेड्स में आ जाते हैं। वही इशूड है, वही सब्सक्राइब्ड है, वही कॉल्ड अप है, और वही क्या है, पेड अप है। बट ऑथोराइज कैपिटल हमेशा क्या रहेगी, अलग ही रहेगी। तो ऑथोराइज को तो आप बैलेंस शीट में लिख के अंडरलाइन कर देंगे, और बाकी सब कैपिटल को देखेंगे कि ये सब एक ही हैं या इनमें भी अमाउंट अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग आ रहे हैं तो हम चिट्ठे के योग वाले अमाउंट वाला जो कॉलम होता है उसमें केवल पेड अप कैपिटल को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बाकी कोई पूंजी उसके अंदर नहीं आएगी। और रिजर्व कैपिटल का मतलब तो ये है कि पूंजी का वो हिस्सा जो अभी नहीं मांगेंगे, जिस दिन कंपनी को आवश्यकता होगी लोगों से बचा हुआ पैसा भी क्या किया जाएगा, मांग लिया
जाएगा उसे क्या बोल देते हैं, ये रिजर्व कैपिटल बोल देते हैं। हो गया यहाँ तक तो मामला ओके। चलिए अब बारी आती है किसकी, अंशों के निर्गमन के प्रकार। अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो एक कंपनी अंशों का निर्गमन दो प्रकार से कर सकती है। एक कंपनी अंशों का निर्गमन दो प्रकार से कर सकती है। कैसे? नंबर एक, रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन और रोकड़ के लिए निर्गमन। अब ये रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन क्या है, रोकड़ के लिए निर्गमन क्या है, ये इनके पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनकी एंट्रियाँ भी आएंगी बाद में, इनके न्यूमेरिकल हैं सबके अलग अलग। भाई एक बार इनका मीन समझ रहे हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। सवाल में लिखा आएगा रोकड़ के अतिरिक्त अंश जारी किए, रोकड़ के लिए जारी किए। तो रोकड़ का अतिरिक्त मतलब क्या है, जब कंपनी कोई संपत्ति या सेवा के क्रय के बदले विक्रेता को प्रतिफल के रूप में अंश देती है तो वो रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन कहलाता है। मान लीजिए आप कोई कंपनी है या आप किसी कंपनी के संचालक हैं और आपकी कंपनी ने कहीं से कोई बड़ी संपत्ति या कोई और टेक्निकल सर्विस वगैरह क्या की है, परचेज़ की है। तो जब आप कोई संपत्ति, कोई एसेट्स, कोई टेक्निकल सर्विस परचेज़ करेंगे तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा विक्रेता को, वेंडर को। अब आपके पास पेमेंट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नगद धनराशि नहीं है, आपके पास इतना कैश नहीं है कि आप उसे पेमेंट कर सके। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि देखो साहब, आपकी पेमेंट इतनी बनती है, इतना कैश हमारे पास अभी नहीं है, आप एक काम करो, जितने की आपकी पेमेंट बनती है आप उतने रुपए के हमारी कंपनी के हमसे शेयर ले लो। मतलब आप हमें संपत्ति दे दो और हम उतने ही रुपए के आपको क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। इसका मतलब आपके शेयर जारी तो हो गए ना, आपके शेयर निर्गमित तो किया आपने किसी को, मगर वो नगद के लिए निर्गमित नहीं किए, नगद के अतिरिक्त। मतलब कोई सर्विस या कोई एसेट्स हमने परचेज़ की है, उसकी पेमेंट के बदले में हम क्या क्या करते हैं, सामने वाले को अंश जारी कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि रोकड़ के अतिरिक्त मतलब आपको कैश नहीं मिलेगा, कैश के अलावा आप कोई एसेट्स या कोई सर्विस लेंगे और उस एसेट्स और सर्विस के बदले में आप एज ए पेमेंट क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी के सामने वाले को इशू कर रहे हैं। तो ये तो हो गया रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन। अब होता है रोकड़ के लिए निर्गमन। रोकड़ के लिए निर्गमन का मतलब है अगर आपको शेयर चाहिए तो आपको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, नगद के बदले ही आपको क्या मिलेंगे, अंश मिलेंगे, और अन्य कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप कंपनी के अंश खरीद सकें। तो एक कंपनी दो तरीके से अंशों का निर्गमन कर सकती है, या तो रोकड़ के लिए या रोकड़ के अलावा। रोकड़ के अलावा का मतलब क्या है कि आप कोई सर्विस दें, आप कोई एसेट्स दें और उसके बदले में आपको पेमेंट के रूप में क्या मिलेंगे, शेयर मिलेंगे। या आपको अगर कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आपको नगद भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपको 100 शेयर लेने हैं और एक शेयर 100 रुपये का ही है तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। 10,000 रुपये देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रोकड़ के लिए निर्गमन और रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन। अब रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमन में तो इतनी वो कंडीशंस नहीं आती, वो एक दो न्यूमेरिकल हैं बुक में, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। बट सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो रोकड़ के लिए हैं, क्योंकि कंपनी का मेन टारगेट क्या होता है कि अंश जारी किया जाए और मार्केट से क्या किया जाए, कैश कलेक्ट किया जाए, कैपिटल कलेक्ट की जाए। तो एक कंपनी जब रोकड़ के लिए अंश जारी करती है तो वो रोकड़ के लिए जारी किए गए अंश में कितने तरीके से पेमेंट ले सकती है, कितने तरीके। रोकड़ के लिए रोकड़ के बदले में कंपनी आपको अंश देगी, मगर पेमेंट कैसे होगी इसकी। अब इसके भी दो तरीके हैं कि पेमेंट ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, आप पेमेंट के तरीके पढ़ने हैं कि रोकड़ के लिए जब अंश जारी किए जाते हैं तो पेमेंट कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से भुगतान होगा, और उस भुगतान के हिसाब से क्या बनेंगी, फिर जनरल एंट्रीज बनेंगी। तो इसमें दो प्रकार बताए गए हैं, एक मुश्त राशि और किस्तों में राशि, लमसम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट सम सिस्टम। अब लमसम का मतलब क्या है, एक मुश्त का मतलब क्या है कि अगर आपको कंपनी के अंश चाहिए तो आपको पूरा पैसा क्या देना पड़ेगा, एक साथ ही देना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी के अंश चाहिए तो आपको पूरा पैसा क्या देना पड़ेगा, एक साथ ही देना पड़ेगा। मतलब आप पूरा पैसा एक साथ दें और कंपनी के शेयर ले लें, ठीक है। तो एक मुश्त राशि में क्या होता है कि एक मुश्त के अंदर प्रॉब्लम यह आती है कि मान लीजिए कोई शेयर 1,000 रुपये का है, तो ये महंगा अमाउंट है ना, 1,000 रुपये का एक शेयर, 2,000 रुपये का एक शेयर। तो कोई शेयर 1,000 रुपये का है और आपको अगर 100 शेयर भी लेने हैं तो 1,000 रुपये का एक और 100 शेयर मतलब 1,00,000 रुपये आप एक साथ डिपॉजिट करवाएंगे, तब आपको क्या मिलेंगे, कंपनी के शेयर मिलेंगे। तो एक मुश्त राशि में शेयर खरीदना हर आदमी के बस का नहीं रहता, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट होते हैं, तो एक सिंगल पर्सन के लिए पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब किस्त में क्या होता है,
किस्त में क्या होता है, कंपनी आपको सुविधा देती है कि देखो भाई एक शेयर 100 रुपये का है, तुम्हें 100 रुपया एक साथ नहीं देना, तुम 100 रुपया क्या दे देना, 4 बार में दे देना, 3 बार में दे देना, 2 बार में दे देना, ऐसे कैसे तरीका लगा देगी कंपनी। जैसे ये 100 रुपये का शेयर है, आप 4 बार में देना, 25 रुपये एक बार दो, 25 एक बार दो, 25 एक बार दो, 25 एक बार दो। तो कहाँ तो 100 रुपया तुम्हें एक साथ देना पड़ता, तो ये थोड़ा भारी काम हो जाता है। और कहाँ 25-25 रुपये 4 बार देने पड़े, इंस्टॉलमेंट में देने पड़े, तो पेमेंट करना थोड़ा सा क्या रहेगा हमारे लिए ईजी रहेगा। तो रोकड़ के लिए निर्गमन के भी 2 तरीके हैं भाई, या तो पूरा पैसा एक साथ देना पड़ेगा या इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। कंपनियां ज़्यादा इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम ठीक रहता है, क्योंकि उसमें कोई भी सामान्य आदमी भी कंपनी का अंश क्या खरीद सकता है, आराम से खरीद सकता है, कि उसे सारा पैसा क्या देना पड़ेगा, टुकड़ों में देना पड़ेगा, एक साथ पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया रोकड़ के लिए निर्गमन। और रोकड़ के लिए निर्गमन में कंपनी 2 तरीके से आपसे पैसा ले सकती है, या तो एक मुश्त लेगी या किस्तों में लेगी। जब कंपनी किस्तों में पैसा लेगी तो अलग अलग नामों से पैसा लेती है। जैसे मान लीजिए जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो तब 25 रुपये लेंगे 100 में से, तो इसका नाम हो गया एप्लीकेशन मनी। भाई आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो एप्लीकेशन मनी आपने डिपॉजिट करवा दी। फिर आपका फॉर्म कंपनी के पास जाएगा, फिर वो सेलेक्ट होगा, फिर कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, शेयर देगी, तो उससे मैं फिर 25 रुपये ले लेगी, तो उसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, कि हमने आपको शेयर अलॉट किया है तो आप अलॉटमेंट मनी के नाम से 25 रुपये और जमा करवा दो। तो ऐसे 2 बार अलग अलग नामों से 25-25 रुपये ले लिए। फिर तीसरी बार कंपनी बोलेगी कि देखो साहब, अब अगला 50 रुपया हमने 2 कॉल्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो 25 रुपये एक बार फर्स्ट कॉल के दे दो, 25 रुपये फाइनल कॉल के दे दो, ये लो आपका 100 रुपया क्या हो गया, पूरा हो गया। तो 100 रुपया 4 बार में लिया और 4 अलग अलग नामों से लिया। एक मुश्त में क्या होता है, कंपनी कहती है एक 100 रुपये का शेयर है, जब फॉर्म भरोगे, मतलब एप्लीकेशन भरते समय एप्लीकेशन मनी होती है वही तरीके से, एप्लीकेशन मनी के साथ ही आपको पूरे का पूरा 100 रुपया क्या करवाना है, जमा करवाना है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब एक साथ एक टाइम पर क्या लिए जाएंगे, आपसे ले लिए जाएंगे। ओके, ये हो गया रोकड़ के अतिरिक्त और रोकड़ में अंशों का निर्गमन। चलिए, अब एक सार्वजनिक कंपनी अंश जब जारी करती है तो किस मूल्य पर जारी करेगी, मूल्य के आधार पर कितने प्रकार से अंश जारी किया जा सकता है। तो एक सार्वजनिक कंपनी मूल्य के आधार पर अंश 2 प्रकार से क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी मूल्य के आधार पर अंश 2 प्रकार से जारी कर सकती है, तो सममूल्य पर निर्गमन या प्रीमियम पर निर्गमन। अब सममूल्य और प्रीमियम का मतलब है, देखो टाइप में भी टाइप ऐसे आ रहे हैं ये। तो अब सममूल्य का ये मूल्य के आधार पर है। सममूल्य पर निर्गमन का मतलब क्या होता है कि आपको 10 रुपये का अंश या 100 रुपये का, जैसा भी उसका वैल्यू है, वो 10 में मिलेगा। 10 का शेयर आपको कितने में मिलेगा, 10 में मिलेगा, तो इसे बोलते हैं सममूल्य का। सम मतलब जितने की चीज़ है उतने में दे दी, सीधी सी बात, चीज़ जितने की है उतने में ही दे दी, तो वो कहलाता है सममूल्य का निर्गमन। नो लॉस नो प्रॉफिट, 10 का था 10 में बेचा, खेल ख़त्म। तो जब एक कंपनी अपने अंश को उसके अंकित मूल्य, मतलब उसके जो पार्श्व सीमा नियमों में बताया गया मूल्य है, उस पर ही क्या करती है, बेचती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सममूल्य का निर्गमन। ओके, अब आता है प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम का निर्गमन का मतलब क्या है, प्रीमियम का निर्गमन मतलब है कि कंपनी अपना शेयर क्या बेचेगी, मार्केट में महंगा बेचेगी। अगर वो 10 का है तो कंपनी 20 में ही बेच सकती है, मतलब 100% तक कंपनी आपसे क्या ले रही है, ज़्यादा रुपया ले रही है। तो जब एक अंश को उसके अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर जारी किया जाता है, तो वो जो मूल्य है वो क्या कहलाता है, प्रीमियम का मूल्य कहलाता है। मतलब प्रीमियम पर निर्गमन किया गया। 10 की चीज़ 12 में बेची, तो एक्स्ट्रा कितने रुपए ले लिए आपसे, 2 रुपये ले लिए ना। तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए हैं, इसे क्या बोल देते हैं, हम प्रीमियम बोल देते हैं। भी कंपनी हमसे 2 रुपया क्या ले रही है, प्रीमियम का ले रही है। ये प्रीमियम का निर्गमन वही कंपनियां करती है जो ऑलरेडी मार्केट में क्या है, एस्टेब्लिश्ड है। एक नई कंपनी के लिए प्रीमियम सेट नहीं बैठता, उसे तो अपना अंश क्या करना पड़ेगा, सममूल्य पर जारी करना पड़ेगा। तो जो पुरानी कंपनियां हैं, बहुत ही रेपुटेड कंपनियां हैं, बहुत दिन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर महंगे बेचती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 100 वाला 200 में बेचेंगे तो भी हमारी कंपनी के शेयर तो लोग क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो सममूल्य का निर्गमन मतलब 10 का शेयर 10 में बेचा। और प्रीमियम का निर्गमन जब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है या 100 रुपये जैसा भी मूल्य है, उससे ज़्यादा मूल्य पर बेचती है, तो प्रीमियम का निर्गमन कहलाता है। अब ये जो प्रीमियम लिया आपने, जैसे 10 का शेयर 12 में बेचा तो 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। ये 2 रुपये किस नाम से और बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगे, कैपिटल तो सबको पता है,
कि कैपिटल कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाती है। मगर ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए है 10 की चीज़ के 12 में बेच के 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए, ये क्या है, इसे कंपनी के चिट्ठे में दिखाया जाएगा दायित्व पक्ष में, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। आप सबको पता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड कहाँ बनता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बनता है, जिसमें कंपनी के सारे लाभ और बचत दिखाते हैं। तो ये 2 रुपया बचत ही तो है, 10 की चीज़ 12 में बेच के 2 रुपये बचा लिए, कमा लिए। तो ये जो 2 रुपये कमाए हैं ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में क्या करने हैं, आपको हमेशा ट्रांसफ़र करनी है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये सारा मामला रिजर्व एंड सरप्लस हेड में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, ये आप अभी तो एकदम यूँ थ्योरेटिकल चलेगा, एकदम फुल्ली थ्योरी, ये सब समझ लीजिए बातें, क्योंकि ये सब आगे जाके न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं लागू हो जाएंगे नियम। ये समूल्य मतलब 10 का चीज़ 10 में बेचा, प्रीमियम का मतलब 10 का चीज़ क्या बेचा, 12 में बेचा, 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए, कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम हो गई। ये इनकम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस साइड में आपको क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। ओके, अब आती है अंश निर्गमन की प्रक्रिया, कि जब एक कंपनी अंश जारी करती है तो क्या प्रक्रिया, कैसे कैसे सिस्टम, कैसे सारा ऑपरेट किया जाएगा, को क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू एक शेयर क्या किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। देखिए, अंश निर्गमन की प्रक्रिया, एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंश जारी करते समय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन है जो हमारे देश में अंशधारकों के हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। अंशधारक मतलब इन्वेस्टर जो कंपनियों के अंश खरीदते हैं। तो हमारे देश में विनियोजकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक संस्था है, उसका नाम क्या है, सेबी है। कोई भी कंपनी जो अंश जारी करती है उसको सेबी की गाइडलाइन क्या करनी पड़ेगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर कोई कंपनी किसी अंशधारक के साथ या किसी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड या ऐसा कोई मामला करती है तो वो वहाँ उसके खिलाफ़ क्या कर सकता है, कंप्लेन भी कर सकता है। तो ये सेबी एक संस्था है, ये बीओ में शायद आया भी है, 11th क्लास में है ये। अब देखिए सेबी की गाइडलाइन क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा भाई, सेबी की गाइडलाइन एक ओरिजिनल सिस्टम है जो एक्चुअल में रूल्स फॉलो किए जाते हैं। बट हमारी बुक के जो न्यूमेरिकल हैं वो सब आर्टिफिशियल हैं, तो सवाल बुक में चैप्टर में दिए गए सवालों का सेबी की गाइडलाइन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो उनमें सेबी की गाइडलाइन मत फॉलो कर देना, क्योंकि वो फॉलो करेंगे तो सवाल ही नहीं हो पाएंगे। ऑल न्यूमेरिकल्स आर टेम्परेरी, सब सवाल टेम्परेरी हैं, वो हमें समझाने के लिए बने हैं, उनका गाइडलाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि गाइडलाइन एकदम ओरिजिनल चीज़ है जो एक्चुअल में क्या होती है, मार्केट में इम्प्लीमेंट होती है, और हमारे न्यूमेरिकल हमें समझाने के हिसाब से बने हैं, वो टेम्परेरी हैं सारे के सारे, आर्टिफिशियल न्यूमेरिकल हैं। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, प्रविवरण जारी करना पड़ता है। प्रविवरण का मतलब प्रोस्पेक्टस क्या करना पड़ता है, जारी करना पड़ता है। अब प्रोस्पेक्टस का क्या मामला है कि जब भी कोई कंपनी बाज़ार में अंश जारी करती है, जब भी कोई कंपनी बाज़ार में अंश जारी करती है तो उसे जनता को पहले अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है कि देखो साहब, ये हमारी कंपनी है, ये इसका नाम है, ये ऐसे है, ये वैसे है, हम ये चीज़ बनाएंगे, ये बेचेंगे, ये हमारी कैपिटल का ढांचा है, ठीक है। और वो सारी बातें जिनसे कंपनी क्या की गई है, तैयार की गई है, वो प्रोस्पेक्टस में क्या की जाती है, वर्णित कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाएँ तो आपको तो नहीं पता उस स्कूल कॉलेज में क्या है, क्या नहीं है, क्या कोर्स करवाए जाते हैं, फैकल्टीज़ और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है स्कूल के, वो आपको नहीं पता, बिकॉज यू आर न्यू। हमें तो भी एडमिशन लेना है तो हम कहाँ से सूचना लेंगे, हमें उस स्कूल का या उस कॉलेज का या उस इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस मिलेगा। जैसे आपके स्कूल का भी एक प्रोस्पेक्टस है, जब भी कोई नया बच्चा आता है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस में स्कूल के बारे में सारी बातें बता दी गई हैं, और जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहेगा वो उसे रीड करे, उसे देख ले, और उसमें वो सब जो नियम वगैरह बताए गए हैं यदि वो उनसे सेटिस्फाइड है तो वो स्कूल में क्या ले लेगा, एडमिशन ले लेगा। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, अपने आप को मार्केट में प्रस्तुत करने का एक तरीका है। हम किस किस को जाके बताएंगे हमारी कंपनी ये है, वो है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये बनाते हैं, ये बेचते हैं, इतनी कैपिटल है। तो वो सारी बातें हमने प्रोस्पेक्टस में छपवा दी, और जो भी आदमी इंटरेस्टेड है वो उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ ले और अच्छा लगे तो कंपनी में फॉर्म भर दे और पैसा लगा दे। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा, प्रविवरण जारी किया जाएगा। फिर अंशों के लिए आवेदन। प्रविवरण के आधार पर जो व्यक्ति अंश खरीदना चाहता है उसे आवेदन पत्र भरकर आवेदन की राशि सहित कंपनी के बैंक खाते में जमा राशि करवानी होगी। आवेदन राशि अंशों के निर्गमन मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। रेट याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको प्रोस्पेक्टस मिला, प्रोस्पेक्टस के साथ एक फॉर्म भी लगा रहता है, स्कूल में भी ऐसा होता है ना, प्रोस्पेक्टस के लास्ट में फॉर्म रहता है अटैच।
तो प्रोस्पेक्टस अच्छा लगा आपको, पढ़ के अच्छा लगा कि हाँ यार कंपनी तो ठीक है, कोई ऐसे फ्रॉड वाला मामला नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छे हैं, हमें मिलेगा भी, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो आप उसके साथ एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर दो, और उस फॉर्म को भर के उसमें जितनी भी एप्लीकेशन मनी दी गई है, अभी एक फॉर्म के 10 रुपये हैं, एक शेयर की एप्लीकेशन मनी 2, 10, 20 जैसा भी बताया गया है, वो आप उस बैंक में जमा करवा देंगे जिस बैंक का नाम उस फॉर्म में बताया गया कि देखो साहब ये आपके शहर में SBI, ये बाज़ार वाले SBI में जमा करवाना है, या ये जो है जयपुर रोड वाले SBI में क्या करवाना है, फॉर्म जमा करवाना है। तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाके अमाउंट और जो फॉर्म है वो क्या करवा देंगे, लास्ट डेट तक डिपॉजिट करवा देंगे। और एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, जितने रुपए का एक शेयर आप जारी करते हो उसके 25% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक शेयर 100 रुपये का है, तो 25 रुपीज़ मिनिमम आपको क्या लेने पड़ेंगे, एप्लीकेशन मनी के लेने पड़ेंगे। ज़्यादा लें तो ज़्यादा ले लें, बट उससे कम पैसा आपको नहीं लें। तो आप ये रेट याद रखेंगे कि एप्लीकेशन मनी की मिनिमम रेट कितने परसेंट है, 25% है। फिर अंश आवंटन, आवंटन का आशय है अंश आवेदकों को अंश बंटित करना, मतलब अंश देना, लोगों को अंश देना, बांटना शेयर, उसकी प्रक्रिया अलग से है। जैसे नंबर 1, इस थर्ड पॉइंट का ही पहला पॉइंट है ये। नंबर 1 है न्यूनतम अभिदान, ये न्यूनतम अभिदान की रेट है 90%, ये याद रखनी है आपको। न्यूनतम अभिदान का मतलब क्या है कि जितने शेयर आपने बेचे थे उसके कम से कम 90% एप्लीकेशन तो लोगों को स्वीकार करनी ही है। अगर 90% से कम अंश बिके हैं तो सेबी आपका सारा इशू ही क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, और आपको वो सारी एप्लीकेशन मनी जो लोगों से ली थी वो क्या करनी पड़ेगी, वापस लौटानी पड़ेगी। ये लो, ये एक नया लफड़ आ गया, क्या कि जितने भी आपको, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 शेयर बाज़ार में इशू किए, तो 50,000 का 90% मतलब 45,000 शेयर तो मार्केट में कम से कम बिकने ही चाहिए। अगर ये तो आपका लक है कि 50 बिकते हैं कि कम बिकते हैं कि ज़्यादा भी फॉर्म आ जाए, बट अगर 45,000 से कम बिके तो सेबी वो सारा सिस्टम ही क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। सेबी बोलेगी देखो साहब 45,000 से कम बिके हैं, ये सारा इशू कैंसिल है, अब आपको नए सिरे से दोबारा क्या करने पड़ेंगे, सारे शेयर इशू करने पड़ेंगे, और पहली बार लोगों ने जो एप्लीकेशन मनी दी थी वो आपको उन्हें क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न करनी पड़ेगी। तो मिनिमम 90% शेयर तो बिकने ही चाहिए कंपनी के एक बार में। नेक्स्ट, न्यूनतम अभिदान की राशि प्रविवरण की तिथि के 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए। मतलब जो टाइम है प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर वो 90% अमाउंट आपके पास आ जाना चाहिए, तब आपको आगे चलने का क्या मिलेगा, परमिशन मिलेगा। जनता को अंश जारी करने से पहले कंपनी को एक या एक से अधिक जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें निर्गमन की क्या लेनी पड़ेगी, पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसे नहीं कोई भी कंपनी मुँह उठाया अंश बाजार में बेच दी, नहीं, पहले तुम्हें किसी भी स्टॉक मार्केट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम अपनी कंपनी के अंश जारी करना चाहते हैं। अंश अलॉटमेंट से पहले ये आपको काम करना पड़ेगा, आपको परमिशन ग्रांट करवानी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है जिन आवेदकों को अंश आवंटित किए गए हैं उन्हें आवंटन पत्र भेजे जाएंगे, मतलब बधाई पत्र, जस्ट लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर की बधाई हो, आपको क्या मिल गया, कंपनी का अंश हम दे रहे हैं। तो जिन लोगों को अंश दिए गए हैं उन्हें क्या देना पड़ेगा, आवंटन पत्र भेजना पड़ेगा कि लो भाई बधाई हो, आपको कंपनी का क्या मिल रहा है, अंश मिल रहा है। ओके, उसके बाद क्या होगा, आवंटन कार्य पूर्ण होने के बाद कंपनी को 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवंटन रिटर्न भेजनी पड़ेगी। ये सारा लीगल प्रोसेस है, ये अपने को न्यूमेरिकल्स में नहीं करना, ये प्रक्रिया है, बस तो याद रहनी चाहिए। ये जो डेज़ हैं, जो रेट्स हैं, ये तुम्हें पता रहनी चाहिए कि जब अलॉटमेंट का काम पूरा हो जाएगा सारा, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में वो आवंटन रिटर्न, मतलब इतने रुपए के शेयर हमने क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, इसकी कॉपी क्या करवानी पड़ेगी, डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ओके, और नेक्स्ट है अंश प्रमाण पत्र। अब ये अंश प्रमाण पत्र क्या है, देखो ये तो बस इतने ये परिभाषा याद रखेंगे। अंश प्रमाण पत्र में बताए गए अंशों में किसी भी अंशधारी का क्या होता है, अधिकार होता है। ये अंश प्रमाण पत्र इस बात को क्या करता है, प्रमाणित करता है। क्या, अंश प्रमाण पत्र उसमें बताए गए अंशों, उसमें प्रमाण पत्र में बताए गए अंशों पर किसी भी शेयर होल्डर के अधिकार को क्या करता है, प्रमाणित करता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, तो मेरे को शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें लिखा आएगा कि आपको कंपनी के 100 अंश बंटित किए गए हैं। तो ये एक सबूत है कि मैंने कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं, मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी कंपनी की तरफ से आया है। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन क्या है, ये एग्ज़ाम में आई भी है। अंशों के अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित करने के लिए किए गए प्रस्ताव को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन कहते हैं। मतलब कोई भी कंपनी पहली बार जब अंशों को बाजार में बेचने के लिए क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी, तो उसे बोलते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन। हमने पहली बार जनता में अंश क्या किए हैं, जारी
किए हैं। ओके, अब आता है अंशों पर मांग। ये तो था अलॉटमेंट तक का मामला। अब मांग क्या है? आवेदन पत्र व अंश आवंटन पर मांगी गई राशि के बाद यदि कोई राशि बचती है, मतलब 100 रुपये लेने थे, 25-25 दो बार ले लिए, 25 एप्लीकेशन के साथ ले लिए, फिर 25 अलॉटमेंट के टाइम ले लिए, तो उसके बाद यदि कोई राशि बचती है तो उसे मांग राशि कहते हैं। और टेबल एफ़, ये टेबल एफ़ का नाम याद रखेंगे। मांग राशि पर टेबल एफ़ के क्या लगते हैं, प्रावधान लगते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, दो मांग। यदि आप अगला 50 रुपया दो मांग में, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में मांग रहे हो, तो दोनों मांगों के मध्य कम से कम 1 महीने का क्या रहना चाहिए, अंतर रहना चाहिए। एक कंडीशन तो ये। दूसरी, कि कोई भी मांग राशि अंश के अंकित मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे एक 100 रुपये का शेयर है तो 100 का 25% कितना होता है, 25 रुपीज़। तो कम से कम आपको मांग पर 25 रुपये तो लेनी है, ज़्यादा ले सकते हैं बट उससे कम नहीं लेंगे। फिर आवेदकों को भुगतान के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कि कल तो फाइनल डेट है पैसा जमा करवाने की, आज आप फ़ोन करती है कंपनी के, भाई कल पैसे जमा करा देना, लास्ट डेट है। अरे ऐसा नहीं चलेगा। आपको लास्ट डेट से कम 14 डेज़ पहले तो अगले को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि 14 दिन के बाद लास्ट डेट आएगी, इन 14 दिन में आपको क्या करवाना है, पैसा डिपॉजिट करवाना है। ओके, ये इसमें 2 रेट्स दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो सवाल आने का चांस भी है भाई। यदि कोई अंशधारी समय पर मांग का भुगतान नहीं करता है तो उसे 10% ब्याज के साथ क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपने लेट पैसा दिया तो जितने महीने आप लेट करोगे उतने महीने का आपको 10% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यदि कोई आदमी एडवांस जमा करवा दे, कोई इंश्योर भी तो हो सकता है एडवांस जमा करवा दे, यदि कोई आदमी एडवांस जमा करवा देता है तो उसे कंपनी सामने से क्या देगी, 12% ब्याज का भुगतान करेगी। दोनों बातें ही हैं। अगर आपने लेट पैसा दिया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 10%, और अगर आपने जल्दी पैसा दे दिया तो कंपनी सामने से क्या देगी, आपको 12% ब्याज का भुगतान भी करेगी। ये हो गई सारी निर्गमन की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद जो है एंट्रीज जो है हम कल देखेंगे। मैंने एंट्री एक बार इसमें अटैच कर दी है, आप सारी एंट्रीज नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये एंट्री, ये पेज सारे के सारे आपको नोट करने हैं भाई। ये स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लेना अपने फेयर रजिस्टर में। ये एंट्रीज मैं आपको कल बताऊंगा, आप ये एंट्रीज भी नोट कर लेना। कल इस पर डिस्कशन करेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी क्या किया जाएगा, कल ही सॉल्व किया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू भाई।